यू बाय वाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। लाइफ इज सो स्लीक इन माय किचन। अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नयो साल विक्रम संवत 2072 की आप सभी ने हार्दिक हार्दिक शुभकामना। अब आज का अतिथि है बातचीत। आज फिर से एक बार आपने कने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी है और उना से इना के आंदोलन के बारे में और विविध विषय में बातचीत करांगा। और कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। बहुत छोटे समय के अंतराल में नेपाल दोबारा आए, क्या विशेष क्या था इसमें ऐसा? एक तो नेपाल से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है। बहुत हमारे मित्र यहाँ हैं। जो अभी दो महत्वपूर्ण कामों से मैं यहाँ था, एक तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, उसकी कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, सब जगह के लोग शामिल थे, अमेरिका। और इसके बाद ही हमने उसके साथ मिली हुई दूसरी एक बैठक रखी थी, वो एक बहुत ऐतिहासिक थी। बहुत दिन से मेरे मन में था कि जो राजनीति सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के की जाती है, वो अगली पीढ़ी को ध्यान में रख के कैसे की जाए। तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम बनाने की बात थी कि जहाँ पर सांसद लोग हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन अलग अलग देशों के, वो एक मंच पर आ सकें और बच्चों से संबंधित, उनके अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं उन पर भागीदारी कर सकें, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और अपने अपने देशों में भी। तो एक हमारा जो विचार था वो हमने अभी लॉन्च किया, जिसको कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस विदाउट बॉर्डर्स फॉर चाइल्ड राइट्स। तो बच्चों के अधिकारों के लिए सांसदों का मंच जो बॉर्डर से परे हो, सीमाओं से परे हो, तो वो हम लोगों ने लॉन्च किया। तो मैं काफ़ी दिन से इसके लिए प्रयासरत था और मुझे खुशी है कि उसकी बैठक यहाँ संपन्न हुई काठमांडू में। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो जाने के बाद की दिनचर्या में क्या अंतर आ गया? दिनचर्या में काफ़ी अंतर आया है। एक तो अब तक मेरे पास करीब 13,500 निमंत्रण आ चुके हैं। तो अगर मैं सब जगह जाना शुरू कर दूं तो मुझे 36 साल लगेंगे इसी काम में। तो फिर भी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे मुझे लगता है कि दुनिया के बच्चों का भविष्य बदलेगा, वहाँ मैं जाता हूँ। लोगों में चेतना जगाने के लिहाज से भी और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियों में परिवर्तन के लिहाज से भी। दूसरा ये है कि मिलने जुलने वालों का बहुत तांता लगा रहता है। एक नए प्रकार का अनुभव हो रहा है। दिन भर में मेरे ख्याल से तो सैकड़ों लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े रहते हैं। जहाँ भी जाएंगे, शहर में, हवाई अड्डों पर, कहीं भी लोग पहचान जाते हैं। तो कोई, अब सेल्फ़ी का ज़माना भी आजकल आ गया है, तो नज़दीक आके सेल्फ़ी खींचते हैं, ख़ासकर हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ। तो वो एक अनुभव है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लोग उसके महत्व को और साथ साथ जिम्मेवारी को भी समझें। नोबेल प्राइज़ एक महत्व की चीज़ तो है ही है, लेकिन बाकी सबकी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि भारत से, नेपाल से और सारी दुनिया से बच्चों की गुलामी के कलंक को समाप्त करें। तो दिनचर्या में परिवर्तन आए। बहुत फ़ोन कॉल्स भी हैं। अब मैंने फ़ोन रखना बंद कर दिया। एक फ़ोन यहाँ लाया हूँ अभी ज़रूर,
ताकि कांटेक्ट लोगों से रह सके। लेकिन इतने फ़ोन आते हैं कि बड़ा मुश्किल है अटेंड करना, तो किसी और को दे दिया। लेकिन बाकी कुछ नहीं बदला। बाकी लोग मुझे समझा रहे थे कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में बहुत कम शांति पुरस्कार विजेता हैं जो समाज में सक्रिय हैं, समाज परिवर्तन में जुड़े हैं, बहुत कम हुआ है ऐसा। सब उपदेश वगैरह देते हैं लेकिन संघर्ष करने वाले लोग कम होते हैं। तो मुझे कहा जाता था कि भाई बहुत सोच समझ के बोलो, सोच समझ के रहो। लेकिन मैं तब भी एक साधारण व्यक्ति था और अब भी साधारण हूँ और हमेशा साधारण रहूँगा, ताकि दुनिया भर के तमाम साधारण लोग, साधारण कार्यकर्ता ये महसूस कर सकें कि नोबेल शांति कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, अलग नहीं है, हम में से ही एक है। हम में से ही एक। जी। आप जैसे नेपाल में पिछले 30-35 सालों से आ रहे हैं और बाल मजदूरी, बाल शोषण के बारे में आपने बहुत कुछ किया। संक्षेप में बताएंगे कि नेपाल में कैसा कैसा बाल शोषण आपने देखा? देखिए, नेपाल दूसरे देशों से अलग नहीं है। बाल श्रम और बाल शोषण सारी दुनिया में, खासकर गरीब देशों में, सब जगह व्याप्त है। मैं पहली बार भी जब नेपाल आया तो जब भारत में मैंने कुछ सफलता हासिल की तो मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द मैं ऐसे नेपाली परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चे घरेलू बाल मजदूरी करते हैं दिल्ली में, या पत्थर की खदान में पत्थर तोड़ते थे कुछ परिवार मैंने ऐसे देखे। लड़कियों के मामले में मैंने देखा तो नहीं, सुना कि बहुत सारी लड़कियों को चुरा के, बहला फुसला के और वेश्यावृत्ति कराने लाया जाता है। तो मुझे लगा कि नेपाल में जाके इस अभियान को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ के कई सामाजिक संगठनों से बातचीत की और मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और अब बहुत सारे संगठन हमारे साथ हैं। और बेस जो यहाँ का कमैया लोगों का सबसे बड़ा सिरमौर संगठन है, वो हमारे आंदोलन को और आगे बढ़ाने में सफल हुए दिल्ली चौधरी के नेतृत्व में। लेकिन हमने देखा कि एक तो बंधुआ मजदूरी का मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वो था एक मुद्दा और जिसको हम सब ने मिलकर उठाया। नेपाल में बाल मजदूरी के ख़िलाफ़ कानून बनवाने में और बंधुआ मजदूरी के ख़िलाफ़ कानून बनवाने में भी मैं बहुत सक्रिय रहा। उन दिनों की सरकारों के साथ, तब के श्रम मंत्रियों के साथ मैं लगातार मिलता जुलता रहा और कोशिश की कि सख्त कानून बने। फिर शिक्षा के अधिकार को लेके भी हम लोगों ने यात्राएं की हैं। एक यात्रा तो पूरी नेपाल में शिक्षा के अधिकार के लिए यात्रा थी, तो लोग हैरान थे कि कैलाश जी आप तो भारत के आदमी हैं, नेपाल में कानून और संवैधानिक प्रावधान के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, ये क्या तरीका है। लेकिन आज तो उनको ये जवाब मिल गया ना कि नोबेल शांति पुरस्कार जो है वर्ल्ड वाइड काम करने से मिलता है। पता नहीं उनको मिला कि नहीं जवाब, लेकिन उनको धीरे धीरे करके जवाब मिलता रहा कि मैं सीमाओं में फ़र्क कभी नहीं समझता हूँ, भौगोलिक सीमाओं में, राजनीतिक सीमाओं में, जाति की, धर्म की और तरह की सीमाओं में। तो मैं बचपन से थोड़ा सा उन्मुक्त विचारों का रहा हूँ। मैंने अपना जाति का नाम भी छोड़ दिया था बचपन में, परिवार का नाम भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि ये जाति सूचक शब्द है। तो ये सब चीज़ें चलती नहीं, लेकिन अभी भी बड़ी भारी संख्या में अशिक्षा है यहाँ पर, और शिक्षा पर बहुत काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता जो क्वालिटी है बहुत ख़राब है, ख़ासकर गाँव में, इलाकों में। आप जाके देखें हिली एरियाज़ में, पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है। बड़ी संख्या में बच्चे आज भी चुरा के, बहला फुसला के ले जाए जा रहे हैं, जिसे बाल दुर्व्यापार कहते हैं। सड़क पे भी अभी बच्चे हैं, भीख मांगने का काम भी हो रहा है। गलीचा उद्योग में अभी भी बच्चे हैं, जबकि मैं तो बहुत सक्रिय रहा हूँ गलीचा उद्योग से बाल मजदूरी ख़त्म करने में नेपाल में। तो ये चीज़ें अभी भी, घरेलू नौकर भी लोगों के घरों में हैं यहाँ भी, और यहाँ के बच्चे भारत जैसी जगह में जाकर भी। तो समस्याएं अभी काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी चेतना का स्तर बहुत बढ़ा है, बदला है। अभी मैंने कुछ दिन पहले नेपाल के पत्र पत्रिका में एक इश्यू आया था कि 5 बच्चे हैं, उनके माता पिता किसी कारण से जेल में हो गए, आजीवन कारावास मिल गया। अब उन बच्चों का था कि हमें कहीं कुछ काम मिल जाए ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये क्या, ये बाल शोषण मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरे भाई, ये तो शोषण नहीं तो और क्या है। आप ये देखें कि बच्चों को सोचना पड़े, किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी लोकतंत्र में, इतने बड़े धार्मिक देश में, इतने बड़े सामाजिक संगठन यहाँ काम कर रहे हैं, अगर बच्चे ये सोचने के लिए अभिशप्त हों, मजबूर हों
कि मेरे माता पिता मर गए हैं, हमारे माता पिता नहीं है, तो अब हमें बाल मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ेगा, तो हमारे सबके ऊपर बहुत बड़ा ये चांटा है, ये शर्म है, ये कलंक है हम सबके ऊपर। मैं अकेले नेपालियों के लिए बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी बच्चे को ये सोचना पड़े तो समझिए कि हम लोग अभी भी असभ्य हैं। हम काहे के लिए सरकारें चला रहे हैं, हम काहे के लिए इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट चला रहे हैं, काहे के लिए ये सब मीडिया चला रहे हैं, धार्मिक संगठन चला रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना रहे हैं। कोई मंदिर ऐसा नहीं है, कोई मस्जिद ऐसी नहीं है, कोई गुरुद्वारा, कोई गिरजाघर ऐसा नहीं है जो इन 5 बच्चों को ये एहसास दिला सकता है कि हम हैं तुम्हारे लिए। ये एहसास दिलाना जरूरी है, किसी बच्चे को ये सोचने पर ना मजबूर होना पड़े। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृन्द, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हवाई जहाज उडाउन प्रयोग गरिने ग्यास कुन हो? अप्सन ए हेलियम, अप्सन बी हाइड्रोजन, अप्सन सी नाइट्रोजन र अप्सन डी अक्सिजन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई, कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महीना 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको IFP को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी हैं, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, एक ये जो भारत में अभी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो मुहिम चली है, उसको आपकी संस्था के द्वारा नेपाल में कैसे लागू किया जा सकता है? ये हमने संस्था के द्वारा तो इसे नहीं चलाया, ये सरकार का मुद्दा है, और प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है, और हम लोगों ने बहुत स्वागत किया उसका, क्योंकि इससे कम से कम सामाजिक चेतना शुरू हुई है बेटियों के मामले में। बेटियां नहीं पढ़ेंगी तो बहुत सारी बुराइयां समाज में रहती हैं, ये सब जान चुके हैं सारी दुनिया में। और ये मानवीय मुद्दा नहीं है, आर्थिक मुद्दा भी है। जहाँ जहाँ लड़कियां पढ़ी हैं वहाँ वहाँ आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ है, वहाँ वहाँ स्वच्छता, सैनिटेशन और स्वास्थ्य की बेहतरी ज़्यादा हुई है। जहाँ जहाँ लड़कियाँ पढ़ी हैं HIV एड्स कम हुए हैं। जहाँ लड़कियाँ पढ़ी हैं वहाँ जो छोटे बच्चे शिशु मृत्यु दर कम हुई है। तो बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं लड़कियों के पढ़ाने के। और फिर लड़कियों को बचाने की बात भी जो है एक बहुत बुनियादी सांस्कृतिक सामाजिक सवाल भी है। भारत में बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति रही कि पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की संख्या घटी, लड़कों के मुकाबले में लड़कियां कम पैदा हो रही हैं या पैदा होने से पहले ही मार दिए जाते हैं। तो लड़कियों को बचाने की ये मुहिम महत्वपूर्ण है। और नेपाल में भी कई तरीके से ये लोग उठाते हैं सवाल। ऐसा नहीं है कि नेपाल में इसकी चेतना नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने की चेतना मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सामाजिक संगठनों में है, सरकार की भी पहल हुई है, और बेटियों को बचाने के मामले में भी हुआ है। लेकिन और ज़्यादा चेतना की ज़रूरत है। सबसे पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। कोई भी मुहिम सरकार और समाज मिलकर अगर चलाएं, मीडिया और धर्मगुरु मिलकर चलाएं, व्यापारिक संगठन मिलकर चलाएं, तब जाके वो मुहिम पूरी तरीके से सफल होती है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बच्चों को बहला फुसलाकर जो ट्रैफिकिंग की जाती है, कुछ बच्चों की स्थिति ये भी हम देखते हैं कि बहला फुसला के ही जैसे उनसे ड्रग ट्रैफिकिंग करा लिया जाता है, क्योंकि उन्हें लोग समझते हैं कि ये इजी है इनको लेके जाना। इसको रोकने का उपाय क्या हो सकता है? देखिए, एक तो स्कूल अच्छे हों, और बच्चे अगर स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे दूसरे की गिरफ्त में नहीं आ पाते, दूसरे के शिकंजे में नहीं फंस पाते, बहलाने फुसलाने में भी नहीं फंसते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है सामाजिक चेतना भी बच्चों के मामले में, माँ बाप के अंदर भी चेतना, समुदाय के अंदर भी, गांव वालों के अंदर भी चेतना जगाना, इसका असर पड़ता है। भारत में हमने एक प्रयोग किया जो फिर हमने नेपाल में भी 100 गाँव में किया, जिसको हम बाल मित्र गाँव कहते हैं। बाल मित्र गाँव ऐसे गाँव हैं
जहाँ पर पूरे समुदाय और गांव की जो जनता है उसके साथ मिलजुल कर 4 चीज़ें हासिल की गई हों। पहली चीज़, सब बच्चे बाल श्रम से, बाल शोषण से, बाल विवाह से मुक्त हों। दूसरा, सभी बच्चे स्कूल के अंदर दाखिल हों, लड़कियां भी लड़के भी, छोटी जाति बड़ी जाति, मुसलमान हिंदू सब, कोई भी सब बच्चे। और तीसरा, सब बच्चे मिलकर बच्चों की एक पार्लियामेंट बनाएं, बाल पंचायत, वो चुनाव के जरिए बने, ताकि एक लोकतंत्र का जो विकास है वो बचपन से शुरू हो। और लोकतंत्र जो है ऊपर से जब थोपा जाता है या कई बार उसकी समझ गहरी नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती है। अगर बच्चे ही लोकतंत्र का महत्व समझेंगे और मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, तो जब बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, सीक्रेट बैलेट है, तो वो समझ जाते हैं कि उन्हें हिंदू, मुसलमान, छोटी जात, बड़ी जात, ब्राह्मण, दलित सबके साथ मिलकर काम करना है। और ये अगर धीरे धीरे करके बढ़ता है तो 10-5 साल में उसका फ़र्क पता लगेगा। तब ये जैसे बड़े राजनीतिक नेताओं में फिर उसका असर आ जाएगा। खुद भी राजनेता बनेंगे, उनमें बनेंगे, सारे बनना भी चाहिए। हाँ। तो जब वो बनेंगे तो वो फिर इन मुद्दों पर कम से कम वो सीखेंगे कि जनता की भलाई के लिए हम लोग समझौते कैसे कर सकते हैं। अपनी भलाई के लिए समझौते करना आसान है राजनीतिक दलों के बीच में, जनता की भलाई के लिए समझौते करने का आधार बनना चाहिए, वो बच्चे सीखेंगे। तो हम करीब 400-450 गाँव में भारत में ये प्रयोग शुरू किए और यहाँ पर नेपाल में भी किए। तो जब ये बच्चे बाल पंचायत बना लेते हैं तो बड़ों की जो पंचायत है, जिसके पास पैसे हैं, संसाधन हैं, वो बाल पंचायत के साथ मिलकर काम करती है। तो वहाँ बच्चे अपनी आवाज़ उठाते हैं कि भाई हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, या स्कूल में शौचालय नहीं है, लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है तो लड़कियाँ छोड़ देती हैं स्कूल की पढ़ाई, या शिक्षक नहीं है पर्याप्त संख्या में, अच्छे शिक्षक नहीं हैं, खेल का मैदान नहीं। ये सारे मुद्दे वो उठाते हैं बच्चे मिलकर। तो धीरे धीरे करके बच्चों का भी सशक्तिकरण होता है और समाज का भी सशक्तिकरण होता है। तो ये कुछ प्रयोग हैं जो कहीं भी किए जा सकते हैं। इससे बहला फुसला के बच्चों को ले जाना, ड्रग वगैरह में डालना, वेश्यावृत्ति में धकेलना, ये सब भी रुक सकता है। हाँ, बिल्कुल रुक सकता है। चेतना एक उसकी बुनियाद में है। और ऑफ कोर्स दूसरी बात ये कि पुलिस की भी जिम्मेवारी है। देखिए, दुनिया में बच्चों का दुर्व्यापार सबसे बड़ा धंधा है। अभी 150 अरब डॉलर का अभी नया आंकड़ा आया है। 150 अरब डॉलर की कमाई हो रही है बच्चों और मानवों के दुर्व्यापार से, खरीद फरोख्त से दुनिया में। पहले ये थी 40-45 अरब की, अब देखा एक 8-10 साल के अंदर बढ़ के 3 गुनी हो गई है। तो इसमें वो लोग जो काली कमाई कर रहे हैं वो बॉर्डर पुलिस को भी, दूसरे लोगों को भी अपना पहला बांट के रखते हैं, थोड़ा बहुत बांटते हैं। तो हमें यहाँ भी ज़रूरत है कि कानून की सख्ती हो और जो इसके लिए जिम्मेवार हैं पुलिस वगैरह के लोग, उनको भी जवाबदेह बनाया जाए। फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शकवृन्द, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहा यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हवाई जहाज उडाउन प्रयोग गरिने ग्यास कुन हो? अप्सन ए हेलियम, अप्सन बी हाइड्रोजन, अप्सन सी नाइट्रोजन र अप्सन डी अक्सिजन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई। कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को हटपट प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आओ कैलाश सत्यार्थी जी से हो रही बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। आप जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होके इस तरफ मुड़ गए, इसमें ऐसी क्या घटना आपके साथ हुई थी जो आप इधर मुड़ गए? एकदम नहीं मुड़ा मैं, मेरे बचपन से ही इस तरह की मेरी रुचि थी। जब पहली बार मैं अपने स्कूल गया 5-5.5 साल की आयु में, तो मैंने अपनी उम्र का एक बच्चा वहाँ पर बाहर स्कूल के
जूते साफ करते हुए, पॉलिश करते हुए देखा। मैंने अपने शिक्षक से पूछा, बाद में हेडमास्टर साहब से पूछा, घर में भी पूछा कि भाई ये बच्चा बाहर क्यों बैठा है, हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है। तो सब ने घुमा फिरा के एक ही बात कही, गरीब के बच्चे हैं, काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, ये सामान्य बात है। लेकिन मैंने पहली बार ये विरोधाभास देखा कि हम तो नए कपड़े, नई किताबें, नए सपनों के साथ स्कूल जा रहे हैं और एक बच्चा बाहर बैठा है। एक हफ्ते 10 दिन तक मैं देखता रहा, फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उस बच्चे के पिता के पास चला गया। उससे पूछा, बाबूजी आप अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजते? तो उन्होंने कहा, अरे रे आप मुझे बाबूजी मत कहिए, बाबूजी तो आप हैं। क्योंकि ये जाति का और साहबगिरी का बहुत बड़ा एक कुसंस्कार हमारे अंदर फैला हुआ है। तो फिर उन्होंने सोच के कहा कि हम तो दादा परदादा से काम करते चले आ रहे थे, मैंने भी बचपन से काम शुरू किया और अब मेरा बेटा कर रहा है। फिर दूसरी बात तो उन्होंने कही कि देखिए बाबूजी, हम लोग तो काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो मेरे लिए बहुत कष्ट हुआ इससे और गुस्सा भी आया कि कुछ लोग काम करने के लिए पैदा हुए हैं और हम जो है सपने देख के बड़े आदमी बनने के लिए पैदा हुए हैं, तो ये तो नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ से कहीं एक वो बीज मेरे हृदय में पड़ गया इस बुराई के ख़िलाफ़। और फिर मैं धीरे धीरे कुछ पुरानी किताबें इकट्ठे करके बच्चों की मदद करता रहा। कई बार कुछ फीस इकट्ठी करके गरीब बच्चों की मदद करने में हम लोगों ने मदद की, लेकिन इस सबसे काम चलता नहीं। मैं चूँकि पढ़ने लिखने में शायद अच्छा था तो मुझे इंजीनियरिंग में आसानी से सीट मिल गई। आजकल ख़रीदी जाती हैं सीटें, आजकल हज़ारों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं भारत में। उस समय मेरे प्रदेश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के एक प्रदेश था, तो केवल 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। मेरे ख्याल से अब तो भोपाल में ही होंगे 70 या 100 या 200। तो बहुत मुश्किल था उस समय उसमें एडमिशन लेना, लेकिन मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। फिर मैंने 1.5 साल पढ़ाया भी, लेकिन मेरे मन में वो था बचपन से, हाँ, कि मैं तो कुछ नहीं करना है, मैं इंजीनियर बन के नौकरी करके आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। और ये सौदा कोई बुरा भी नहीं रहा। अब पहले सब लोग कहते थे तुम कैलाश कैसे पागल हो, इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ दी और यहाँ झंझट में पड़ गए, धक्के खा रहे हो नेपाल की गलियों में, पहाड़ों में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अपने देश में हमला कर रहे हैं लोग, बदनाम कर रहे हैं लोग, सब तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं कहता था कि भाई मुझे खुशी मिल रही है अगर मैं बच्चों को आज़ादी दिला रहा हूँ, पढ़ाई की कोशिश कर रहा हूँ, उनके बचपन को लौटा रहा हूँ। तो अब वो कहते हैं अरे भाई तुमने अच्छा सौदा किया, आज तक किसी इंजीनियर को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, तुमको मिल गया नोबेल पीस प्राइज़। उसके बाद वो चीज़ बदल गई है, सोच बदल गई है, सोच बदला है लोगों की। लेकिन आपने जो कहा ना कि स्कूल के बाहर जो बच्चे को आपने देखा, मैं आपसे आज एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा। आजकल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अगर उनका हम बस्ता देखें तो ऐसे लगता है कि कुछ 100 किलो के सामान कुछ उठा के जा रहे हैं उनके हिसाब से। तो क्या वो शोषण नहीं हो रहा है उन बच्चों के ऊपर? बालपन खत्म हो रहा है उसका? तो देखिए, निश्चित तौर पे हो रहा है। जितना हम उनके ऊपर थोप रहे हैं चीज़ें, उससे उनकी रचनात्मकता कम हो रही है। शिक्षा का तौर तरीका सारी दुनिया में बदल रहा है। दुर्भाग्य से हमारे देशों में नहीं बदल रहा, जो अभी भी पुराने ढर्रे पे चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये शिक्षा का भविष्य नहीं है। बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि बच्चे और सरल तरीके से पढ़ेंगे, सीखेंगे। अब ये बहुत जोर से चल रहा है। जो संस्थाएं पैसा दे रही हैं, नेपाल को भी और कई देशों को, विकासशील देशों को, वो संस्थाएं भी समझने लगी हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ और दूसरे लोग, कि भाई शिक्षा का जो तौर तरीका है बदला जाना चाहिए। जहाँ बच्चे का विकास हो, उसकी रचनात्मकता का विकास हो, ये एहसास सब में जग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 100 किलो 50 किलो के बस्ते अब 10-5 साल के अंदर आप नहीं देखेंगे बच्चों के ऊपर। और एक चीज़, जैसे बच्चों को जो संस्कार देने के नाम पे परिवारों के अंदर जो डिसिप्लिन सिखाने के नाम पे जो शोषण होता है, या उसको कहें कि अनजाने में जो चीज़ होता है, वो शोषण है कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ राजविराज में था और मैंने वहाँ एक बात कही कि हम हज़ारों साल से एक काम कर रहे हैं जिसको आप सोचते हैं कि पुण्य कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ पाप कर रहे हैं। और वो पाप ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ, सिखा रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं, बचपन से क्या सिखा रहे हैं? जब से बच्चा पैदा हुआ हमने सिखा दिया कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है। हमने सिखाया। बच्चा तो सीख के कहीं से नहीं आया, नहीं आया। हमने सिखाया कि तू भारतीय है,
तू अफ्रीकी है, तू अमेरिकी है, तू नेपाली, हम सिखा रहे हैं तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है, तू अग्रवाल है, तू जैन है, तू ये है, तो वो है। हमने सिखा के इतना सिखा दिया कि उसके अंदर की इंसानियत में टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े हो गए। उसकी पहचान बहुत छोटी सी छोड़ दी हमने। इतना महान व्यक्ति पैदा हुआ संसार में, हर बच्चा उस महानता को लेके पैदा होता है, हर बच्चा उस दिव्यता को लेके पैदा होता है, उस अनंत संभावनाओं को लेके पैदा होता है, जो संभावनाएं आपके मेरे हर बच्चे के अंदर है, हर किसी के अंदर है। लेकिन हम उसके बचपन को मिटाते रहते हैं। हम उसको ज्ञान के नाम पर, संस्कार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो कुछ पढ़ा लिखा रहे हैं, हम उसे आज़ाद नहीं कर रहे, कई बार उसकी मानसिक गुलामी को बढ़ा रहे हैं। हम क्यों नहीं सिखाते कि वो दूसरों से कैसे प्रेम करे? हम तब सिखाएंगे जब हम खुद दूसरों से प्रेम करेंगे। हम पड़ोसी के खिलाफ बोलते हैं, पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं, हो हमारे पास तो स्कूटर है, उसके घर में गाड़ी आ गई। फिर हम बच्चे को संस्कार सिखा रहे हैं, कुछ और सिखा रहे हैं वहाँ। अरे भाई, आप उसे पढ़ाने के लिए उसे डांट के कह रहे हो, देखो बेटा पड़ोसी के घर में नई कार आ गई, तू पढ़ेगा लिखेगा इंजीनियर बनेगा तो तेरे पास भी इससे बढ़िया कार आ जाए। ये क्या संस्कार दे रहे हैं बच्चों को? हमको सिखाना चाहिए तो खुश हो अगर पड़ोसी के घर में कार आई है तो क्या बुराई है इसमें, अच्छा मजे लो। तो उल्टी चीज़ हम सिखा रहे हैं। हमको सहिष्णुता नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को, बल्कि असहिष्णुता सिखा रहे हैं। तो कई बार आज मैंने कहा, सवेरे मैंने हाथ जोड़ के कहा कि कई बार आप एक काम करिए, एक आध बार अपने बच्चे के पास बैठिए, सबसे कहा मैंने, और चुपचाप उस बच्चे को देखिए, समझिए, उससे सीखिए। क्या सीखेंगे आप? सरलता सीखिए, दूसरों को माफ़ करना सीखिए। आप तो जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, कानाफूसी करके आपके कान में बात आ गई ना, तो सालों तक आप याद रखोगे, मेरे साले ने ये कहा, मेरे मामा के बेटे ने ये कहा, मेरी बुआ के बच्चे ने ये कहा, सब संबंध खराब हो गए। तो बच्चे से आप सीखिए माफ़ करना, बच्चे से सीखिए मोहब्बत करना, बच्चे से सीखिए सादगी, वो सरलता से जी सकता है। आप सिखाते हैं उसे बनावट, तो ये बनावट से बचाइए संसार को। और उसका नतीजा क्या हो रहा है आप देखें कि दुनिया इतनी टूटती जा रही है। दुनिया में बहुत बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने अपने नोबेल शांति पुरस्कार के वक्त पर भी अपने भाषण में कही कि 10-20 साल बाद जो होने वाला है वो हमारे नियंत्रण से बाहर होगा। मैं देख रहा हूँ उसे। मैं बहुत सारी चीज़ें पहले देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं 50 साल के लिए काम कर रहा हूँ, मैं 500 साल के लिए काम कर रहा हूँ, मैं 2-4 साल के लिए काम नहीं कर रहा। जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो 50-100 साल के लिए काम करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ दुनिया भर के बच्चों में, युवाओं में असहिष्णुता, इम्पेशेंट बढ़ती जा रही है। इम्पेशेंट एकदम बढ़ रही है, इनटॉलरेंट हो रहे हैं बच्चे, और फिर हम डांट डूट के उसको ज़बरदस्ती और कुछ कर रहे हैं। वो बच्चा रिएक्ट कर रहा है प्रतिक्रिया में, वो और इंटॉलरेंट हो रहा है। तो जो सहिष्णुता है, सहनशीलता है, वो ख़त्म हो रही है दुनिया के बच्चों में। अब 20 साल ये बच्चे जब बड़े होंगे, धीरे धीरे करके वो वायलेंट भी हो रहे हैं। कई बार देखिए बोलने में मुंह चिढ़ा के भागेंगे। अब घर घर में देखिए ये चीज़, वो कुछ डांट देगी माँ या बाप डांट देगा, लेकिन अंदर जाके बच्चा कुछ ऐसा करेगा, मौका देख के अपने छोटे भाई या बहन पर वो गुस्सा निकालेगा, स्कूल में कुछ बुलिंग करेगा, स्कूल में कुछ गड़बड़। तो ये सारे संसार का बता रहा हूँ मैं। अमेरिका में आप देखें, जो यूरोप के कई देशों में कभी नहीं होता था, बच्चे असहिष्णु होकर कई बार अगर उनको अपने बाप की पिस्तौल मिल जाए तो निकाल के स्कूल में गोली चला देते हैं। ऐसी घटनाएं होने लगी। तो ये चीज़ हिंसा में तब्दील हो रही है। अब ये जो बच्चे असहिष्णु और असहनशील होकर जब हिंसक होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो उस हिंसा को रोक पाना बहुत मुश्किल है। आज हमारी शिक्षा में, आज हमारे संस्कार में, आज हमारे अपने जीवन में हम बच्चों को अगर नहीं सिखा पाएंगे मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के धर्मों का, विचारों का सम्मान करना, तो बहुत ख़तरनाक दुनिया बनने वाली है। और बच्चे, जैसे हम बात करते हैं कि बच्चे काम ना करें या बचपन जिए, लेकिन कोई बच्चा अगर अपने टैलेंट से कुछ कमाता है तो उसमें क्या बुराई है? देखिए, टैलेंट से कमाने के लिए कोई खिलाफ नहीं है। पढ़ाई की कीमत पर नहीं कमा सकते, कोई टैलेंट नहीं चल सकती। टैलेंट पढ़ाई में काम आती है। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो दुनिया में आप बराबरी पर खड़े होंगे। शिक्षा के बगैर आप समानता की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा के बगैर आप एक समृद्ध समाज की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा के बगैर आप जो आर्थिक तरक्की है उसमें भागीदारी नहीं निभा सकते। कोई भी देश, अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, आर्थिक तरक्की नहीं होगी।
अब आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो आप बहुत ताकतवर हैं, आपके पास बहुत कोठियाँ हैं, कारें हैं या बंदूकें हैं तो आप ताकतवर हैं। अब एक नई दुनिया जो बन रही है और जो 10-20 साल बाद और साफ हो जाएगी, वो है सूचना और ज्ञान की ताकत। जिसके पास ज्ञान और सूचना है वो शक्तिशाली है, समाज भी, वो देश भी और व्यक्ति भी। अब देखें, बिल गेट का नाम सब लोग लेते हैं। अब बिल गेट के बाप दादे ने कोई उसे खरबों रुपए तो छोड़े नहीं थे, छोड़े नहीं। और वो सॉफ्टवेयर कैसे, क्या चीज़ है ये सॉफ्टवेयर का सिस्टम, विंडोज़ और ये सब चीज़ें, और करा के ये गूगल वाले, ये एप्पल वाले, ये किसी के बाप दादा ऐसे नहीं थे, लेकिन ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग हैं, सबसे ताकतवर लोग हैं। ये कैसे बने? ये ज्ञान और सूचना के सही इस्तेमाल से बने। हमें ज्ञान और सूचना से बच्चों को वंचित नहीं करना है। उनकी टैलेंट का जो काम है वो पहले पढ़ाई है, बच्चा पहले पढ़ाई पूरी करे और अच्छी पढ़ाई पूरी करे, इसके बाद कौशल सीखने में कोई बुराई नहीं है। पूरा जीवन है, वो जीवन सीख है, वो छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। वो ईंट बनाना भी सीख सकता है। पढ़ा लिखा आदमी ईंट बनाएगा तो बेहतर ईंट बनाएगा, और अगर बिना पढ़ा लिखा बनाएगा तो 10 गलतियां करेगा। पढ़ाई जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, उस पर कोई उसमें नेगोशिएशन नहीं होना नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे विदेशों में, विशेषकर अमेरिका वगैरह में, अगर पड़ोस में भी कोई बच्चा अगर रो रहा है या उसके ऊपर कोई ज्यादती हो रही है तो पड़ोसी अगर पुलिस को खबर कर दे तो पुलिस तुरंत पहुंचती है और उस बच्चे को रेस्क्यू करती है। हमारे अगर इस देशों में, जैसे भारत में, नेपाल में अगर हम बात करें तो पड़ोसी ये कहेगा कि अपने काम से काम रखो, तुम हमारे में क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो। इस चीज़ को परिवर्तन कैसे किया जाए? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बहस है, लेकिन मैं संक्षेप में बताऊं कि एक बच्चों के अधिकार और बच्चों के सम्मान, बच्चों की गरिमा की चेतना लोगों में जगाना जरूरी है। साथ साथ कानून भी होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून भी होना चाहिए। कानून बगैर चेतना के सफल नहीं होगा और चेतना बगैर कानून के सफल नहीं होगी। तो हमारे देशों में कई बार कानून बन जाते हैं, चेतना नहीं जगती। कई बार चेतना जगी है लेकिन कानून इतने कमज़ोर हैं कि अगर आप शिकायत भी करोगे तो कोई आके बचाने वाला नहीं है या उल्टा पैसा लेके चला जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, और ये जिम्मेवारी मीडिया की भी है, आपकी भी है, ये जिम्मेवारी धर्म गुरुओं की भी है। आपने हमारे इस कार्यक्रम को समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपका आगे की जो सोच है उसमें पूरी सफलता मिले, ये कामना करता हूँ। अभी आप लोग सुन रहा था कैलाश सत्यार्थी जी ने बच्चा लोगों की जो शोषण की बात ये करया, इस सब बात पर जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, विश्वकप क्रिकेट 2015 को उपविजेता राष्ट्र कुन हो? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी अस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत र ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रिका। यसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 9841 500 947, 9817 18 56 37, 98 066 64 251, 9849 11 74 71, 98 12 55 13 32। सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ताहरू 9841 83 33 24, 96 21 15 32 97, 98 13 39 90 62, 98 15 100 8 33, 97 41 19 49 74। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हवाई जहाज उडाउन प्रयोग गरिने ग्यास कुन हो? अप्सन ए हेलियम, अप्सन बी हाइड्रोजन, अप्सन सी नाइट्रोजन र अप्सन डी अक्सिजन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाज़त दो, और ये कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो, और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।
1 2 3 आ गया। एउटा ब्रेक लिनु छ टेप छ। वैसे एक ही शो है नेपाल में, जो कि मैं हिंदी में बात करता हूँ, मारवाड़ी में बात करता हूँ। भाइ एकछिन यो पंखा खोलिदिनुहुन्छ? म त कफीले तताए त टाउको। अब